हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, जो 26 और 27 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था, उसका हम रिव्यू देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और आगे फर्दर जो भी आप एग्ज़ाम दें उसमें आपको हेल्प हो सकती है, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हमें पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये अपडेट तो हमें रहना चाहिए, कुछ नई बात हो या आप कहाँ पे सुधार कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना? तो बात करते हैं इसके क्या-क्या क्वेश्चन आए। जो अगर मैं बात करूँ, रोम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, रोम के बारे में। तो रोम के बारे में तो आप सब जानते हो कि रोम है वो परमानेंट मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल है, और इसके बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं कि जो रोम रोम में बसता है वो तो नॉन वोलेटाइल ही होता है और परमानेंट होता है। इसके बारे में हम बहुत बातें कर चुके हैं। तो रोम के बारे में सिंपल था, शायद मेमोरी बेस्ड भी हो सकता है, तो ये क्वेश्चन सिंपल आराम से हो रहा था। ठीक है। NITTR के बारे में क्वेश्चन था। NITTR क्या होता है वो देख लेते हैं। NITTR है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए आपको पता है एक नेशनल इंस्टीट्यूट है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और NCERT की स्थापना पूछी गई थी, कब हुई है। ठीक है, तो NCERT की फुल फॉर्म है द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, और ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। और ये कब बनी? 1961 में बनी। ठीक है, और इसका काम क्या है? बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बनी है, और इसका काम है एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो भी राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार हैं उनको एडवाइस देना। किस पे? ऑन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन, कि स्कूल एजुकेशन की है वो किस तरह से जो क्वालिटी सुधारी जाए एजुकेशन से संबंधित, ये काम होता है NCERT का, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान में और प्रशिक्षण परिषद है। वो भारत सरकार के द्वारा 1961 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है जो स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकार को सहायता और सलाह देता है। इस बारे में आपको ध्यान रखनी है। तो ये शायद आपको 1961 करना था वहाँ पे, ये अगर यही क्वेश्चन है, ये क्योंकि सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो NCERT की स्थापना 1961 में। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है। और NIOS के बारे में भी बात हुई कि NOIS के बारे में एक स्टूडेंट ने बताया, ये NOIS के बारे में पूछा गया। और ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो भी ओपन स्कूलिंग होती है उसके लिए है NIOS। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई ये नवंबर 1989 में हुई, ये ध्यान रखना, नवंबर 89 में हुई। और ये कौन सी पॉलिसी के तहत हुई? जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है 1986, उसके तहत इसकी स्थापना की गई, ये ध्यान रखना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान है, जिसे पहले राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के रूप में जाना जाता है, की स्थापना शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1986 में की गई। राष्ट्रीय नीति के अनुकरण में यह स्वायत्त संगठन के रूप में नवंबर 1980 में की गई थी। ठीक है ना, 1989 में की गई, क्योंकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 उसके तहत, सॉरी, ठीक है ना, 86 के तहत 1989 में इसकी स्थापना की गई, ये ध्यान रखना। क्योंकि आपको पता है ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब कब है, एक तो 68 में, ठीक है ना, 86 में, और अभी 2020 में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इसकी स्थापना जो हुई है NIOS की, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की, ये स्थापना 1989 में हुई है, नवंबर 89 में। और किसके तहत? जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है 1986, उसके तहत हुई है। तो ये बात भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है, क्योंकि ये पूछ लेते हैं कि NIOS की स्थापना किसके तहत हुई है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, बहुत बढ़िया। और स्वयं के बारे में तो बहुत बातें कर चुके हैं हम, बहुत बातें की है फ्रेंड्स। स्वयं क्या है? स्वयं एक स्टडी वेब है फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये इसका फुल फॉर्म है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। और ये एक मॉक है, आपको पता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है ये। और इसके बारे में ऑनलाइन से क्रेडिट कमाने की बात है इसमें। ये सारी की सारी बातें हम बहुत बार कर चुके हैं। और इसमें 3 चीज़ें याद रखनी है। क्या अचीव करना है? अचीव द 3 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन पॉलिसी: एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। इसमें क्या है? 3 प्रमुख सिद्धांत है इसकी: पहुंच एजुकेशन की सब जगह करना, इक्विटी लेके आना, और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है स्वयं को। यानी कि एक ये मॉक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है। इसको क्यों डिजाइन किया गया है, किस लिए है ये जो एजुकेशन का है वो पहुंच हर जगह हो चुके, इसमें हर जगह इक्विटी आए और गुणवत्ता अच्छी सी रहे एजुकेशन की,
इसलिए ये एक स्वयं है, वो स्कीम है मॉक है, और इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रहेगी ना? चलो, ये 3 शब्द याद रखना आप, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। रख लेंगे सर, बिल्कुल रख लेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स। क्योटो प्रोटोकॉल आपको पता है 6 ग्रीन हाउस गैसेस के लिए आया था, ठीक है, आपको ये भी पता है। और ये 1997 में आया था, 2005 में इफेक्टिव में आया। और इसके 2 कमिटमेंट पीरियड थे, एक तो 2008 से 2012 और एक 2013 से 2020, आपको पता है। और इसमें जो सेकंड कमिटमेंट में पीरियड में कम करने की बात की थी, जो प्री इंडस्ट्रियल टाइम है 1990 से जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम करने की बात की थी, वो 18% कम करने की बात की थी। ये सारी की सारी बातें हमने की थी। तो क्योटो प्रोटोकॉल से कुछ भी क्वेश्चन आए आप कर दोगे, मुझे पता है। NIRF के बारे में भी बात की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो रैंकिंग देता है, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना। और किस बेस पे रैंकिंग देते हैं ये भी मैंने आपको करवाया है। ये शायद क्वेश्चन पूछा गया था कि रैंकिंग देने के लिए क्या क्या चीज़ें वो प्रेफर करता है। तो मैंने ये वीडियो बना रखा है इस पे NIRF में, तो मैंने आपको बताया हुआ है उसमें कि रैंकिंग देने के लिए क्या क्या चीज़ को फॉलो किया जाता है, तो आप उसको देख सकते हैं प्लीज़। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में भी क्वेश्चन आया है। NEP पे भी अपने एक वीडियो है फ्रेंड्स, वो आप देख सकते हो अगर आपके पास समय हो तो। NEP 2020 आप देखोगे तो सारी चीज़ें उसमें बताई दी है। डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड AIU और फालिसी, ये सब के सब लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात की गई है, फालिसीज के बारे में। तो अब थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा। और यूट्यूब पे तो एक अच्छी बात और भी है कि आप स्पीड करके देख सकते हो, अगर समय का अभाव है तो फटाफट 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 देख सकते हो। तो फालिसीज मैंने करवा रखी है फ्रेंड्स, फालिसी बाय डॉक्टर मुकेश गोयल सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड की एक टेबल करवाई हुई है, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पूरी की पूरी बात की गई है, एक क्वेश्चन लेके समझाया गया है। अगर आप इतना थोड़ा सा देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। यहाँ आपको एक रिव्यू मिल गया कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, AIU के बारे में बात की है हमने, ठीक है ना। एसोसिएशन ऑफ जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो एसोसिएशन है उसके बारे में सारे की सारे जो कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, ये बातें हमारी हो चुकी है, ठीक है ना। और कम्युनिकेशन में डायगोनल कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में, डायगोनल मतलब विकरणीय कम्युनिकेशन जो है उसके बारे की बात की है, विकरणीय जो संचार है या संप्रेषण है, ठीक है ना। और इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन है हमने बात की है ना, फॉर्मल इनफॉर्मल के बारे में बात की है। और डायरेक्शन के आधार पे हॉरिजेंटल यानी कि क्षैतिज, बॉटम अप के बारे में बात की है, टॉप डाउन के बारे में बात की है। और डायगोनल के बारे में, यानी कि डायगोनल में क्या है, कोई किसी से भी बात कर सकता है। ओरिजेंटल में तो क्या है, सेम लेवल के बात करते हैं। इंटरपर्सनल एक होता है इंट्रापर्सनल, वो स्वयं से बात करना। इंटरपर्सनल मतलब दूसरों से, है ना। अंत और अंतरय होता है ना, अंतरा होता है। ये इंटर और इंटरा, ये शब्द ध्यान रखना, डिस्टर्ब मत हो जाना, ये इंटर शब्द है। और इंट्रा होता है खुद से, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये सारे शब्दों का खेल है प्लीज, इन शब्दों को ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस को करना है आपको बिना किसी टेंशन के, ठीक है। और एक ये पूछा गया कि एक्सटर्नल कोज क्या है क्लाइमेट चेंज के, यानी कि जलवायु परिवर्तन के बाहरी कारण क्या है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो जलवायु परिवर्तन के जो प्राकृतिक कारक है उनके द्वारा भी क्लाइमेट चेंज होता है, आपको पता है। नेचुरल फैक्टर्स भी तो इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज को। जैसे क्या कर सकते हैं, जैसे वॉल्केनो एक्टिविटीज़ है, जो परिवर्तन हो रहा है वॉल्केनो एक्टिविटीज़ में। और सोलर आउटपुट है, और अर्थ का जो ऑर्बिट है अराउंड द सन, ये भी कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन को क्या कर सकते हैं, चेंज करते हैं, या एक्सटर्नल कोज है ये। यानी पृथ्वी जलवायु प्राकृतिक कारकों से प्रभावित हो सकती है, यानी कि जो प्राकृतिक कारक हैं वो जलवायु प्रणाली के ये बाहर के कारक हैं, जैसे ज्वालामुखी गतिविधि में परिवर्तन होना, सौर उत्पादन और सूर्य के चांद और पृथ्वी की कक्षा, ये सारे के सारे वो कारक हैं जो नेचुरल हैं, एक तरह से प्राकृतिक हैं, जो जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज के कारण है, ये बाहरी कारण मान सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। और अनुमाना से क्वेश्चन, ठीक है, अनुमाना हेतु वगैरह ये सारी बातें हमने लॉजिकल रीजनिंग में की है फ्रेंड्स। अनुमाना से क्वेश्चन आया था, ये भी बातें हमने की हुई है। और रैंडम सैम्पलिंग, ये सैम्पलिंग वाली बात, जिसमें प्रोबेबल सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग का, प्रायिक सैम्पलिंग और गैर प्रायिक सैम्पलिंग के बारे में बात करते हैं हम, ये सारी हमने बात की हुई है। जिसमें हमने रैंडम पढ़ा है, ठीक है ना, सिस्टमेटिक पढ़ा है, क्लस्टर सैम्पलिंग के बारे में हमने बात की है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के बारे में जो प्रोबेबल है, नॉन प्रोबेबल में जजमेंटल सैम्पलिंग के बारे में बात की है हमने,
कोटा सैम्पलिंग के बारे में, डायमेंशन सैम्पलिंग के बारे में, स्नोबॉल सैम्पलिंग के बारे में, वो सारे के सारे आपको ध्यान रखने पड़ेंगे फ्रेंड्स। ये बहुत बार बात कर चुके हैं और ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और प्लीज़ किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी है, खुशी से रहना है, चित्त को शांत रखना है और प्लीज़ रिलैक्स होके काम करें, किसी भी तरह की टेंशन ना लें। आप लोगों से मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, ठीक है? हाँ फ्रेंड्स, एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि अगर आपका पेपर 2 ईवीएस है, इन्वायरमेंटल साइंस है पेपर 2, तो हम पेपर 2 पढ़ रहे हैं SWMG, अपनी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में, सक्सेस विद मुकेश गोयल। इस पे हम पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस पढ़ रहे हैं। अगर आप विलिंग हैं तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको इसके बारे में तो नंबर दिख रहे हैं, वहाँ पे आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो आप हमेशा खुश रहें, इसी तरह से काम करते रहें और बिना किसी टेंशन के आप अच्छे से तैयारी करें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स अ वेरी